वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 25 अगस्त और 25 अगस्त के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग सब देख लेते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ भी ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ये उसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके डेली 1 बजे करंट अफेयर्स में अपलोड करती हूँ। आज के आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल्स है हमारा सबसे पहला, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अभी योजना है तो वो ज्यादातर किस में आती है, मैंने आपको बताया प्रीलिम्स में आती है योजना और स्कीम्स। अभी अगली रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट भी किस में आती है, ये भी हमारे प्रीलिम्स का ही टॉपिक है। उसके बाद ब्रेक थ्रू, ये भी प्रीलिम्स का आएगा। स्टैग हंगुल तपस उआव, मेंटल हेल्थ सोसाइटी, ये हम मेंस में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एथिक्स के पेपर में ये या केस स्टडी में काउंट कर सकते हैं। बाकी ये सब कुछ प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। चलिए, सबसे पहला देखेंगे भाई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अभी जो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए बात की थी कि खुद से सब लोग अपना रोजगार जनरेट करना शुरू करेंगे, उसमें अभी क्या है, अपने लक्ष्य से हम लोग पीछे रह गए। सरकार ने 22 जुलाई 2023 का डेटा रिलीज करा। इसमें बोला है कि भाई आत्मनिर्भर जो है वो 6.04 मिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि 5.85 से शुरुआती लक्ष्य से अधिक था, लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमने सोचा था 7.18 और हुआ कितना है 6.04। तो वो वाली योजना में इतना रहा। जो वितरण किया जाता है वो काफी पीछे रह गया, मतलब जो पैसों का वितरण होता है वो उसमें काफी पीछे रह गया। सरकार ने इसके अंदर करीब 9,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि पूरी अवधि के लिए जो है आराम से आने थे 22,000 करोड़। तो 42% ही अभी तक खर्च हो पाया है सिर्फ। तो ये भी गलत है, मतलब कि पूरा वितरण सही नहीं हुआ है। और अगर मैं बात करूं किन किन को लाभ मिला है इससे, तो सरकार के आंकड़ों ने ये स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों की जो संख्या है 1.29 मिलियन है। बाकी आप ये रीड कर लो डेटा एक बार कि इतना इतना यहाँ पर रहा है। राज्यों का योगदान भी इसके अंदर 10 राज्यों ने काफी बड़ा योगदान दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन सब ने काफी बड़ा योगदान दिया है। अगर मैं बात करूं इस स्कीम की, तो ये स्कीम जो है ये स्टार्ट किया गया था कोविड के समय, ताकि हम सभी लोग जो है अपनी नई नई अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर क्रिएट कर सके। जॉब के मामले में नए नए हायर एम्प्लॉयज को यहाँ पर हायर करें, और जिनकी अर्निंग्स 15,000 से कम है उनको यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करके दे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की, ईपीएफ की। तो ये हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना काफी सारा कंट्रीब्यूशन भी दिया है। 1 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उन्होंने यहाँ पर 1,000 कर्मचारियों तक के कार्यबल वाले प्रतिष्ठान को, जो भी ऐसा होगा, उनमें सबके लिए यहाँ पर कम जो है सब्सिडी देने की बात करी थी। लेकिन वही है कि इसमें पूरी तरीके से नामांकन और रोजगार सृजन में काफी कमी देखने को मिली है। वितरण में काफी विलंब भी हुआ है, जनरेशन पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है, जटिल पात्रता का मापदंड है, भौगोलिक असमानताएं भी काफी हैं, और प्रमोशन भी सही टाइम पे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से है ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार, आप इसको रीड कर सकते हो। अगली रिपोर्ट है डिजिटल इन हेल्थ रिपोर्ट। अभी ये रिपोर्ट आई है जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसके मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, डिजिटल इन हेल्थ अनलॉक द वैल्यू फॉर एवरीवन, इस पर विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट को जो है यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें ये बोला है कि अब हमें क्या करना होगा। हमें सिंपल डिजिटलाइजेशन जो होती है ना, बिल्कुल इजी इजी तरीके से डिजिटलाइज की, हाँ भाई कंप्यूटर में डेटा एंट्री करके छोड़ दिया, उतना नहीं, हमें फुली डिजिटलाइज होना पड़ेगा। हमें तकनीकों का इस्तेमाल सुदृढ़ करना पड़ेगा, स्वास्थ्य के वित्त पोषण में सुधार करना पड़ेगा, और जो भी वंचित हैं इन चीजों से उनकी सुरक्षा भी और रखनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ टाइम बाद पहले की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने काफी इन्वेस्ट किया है इसमें। इंडिया में भी वर्ल्ड बैंक ने 40% आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए बोला है।
पोषण दीदी के नाम से काउंसलिंग सर्विस शुरू करिए, जिसमें आप काउंसलिंग ले सकते हैं अपने जो भी आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए उससे जुड़ा हुआ। लेकिन वही है कि आईटी से सपोर्ट कम है, तो थोड़ा सा उससे भी है प्रॉब्लम। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से आईटी सपोर्ट को भी और बढ़ाने की जरूरत है, और डिजिटल स्किल्स को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो बेसिकली बात की रिपोर्ट रिलीज हुई है, वर्ल्ड बैंक की है, वो आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल में। तीसरा है भाई, लो ग्लूनेसेलेट मस्टर्ड सीड्स। एक ऐसी सीड्स जो यहाँ पर निकाली गई हैं, ग्लूकोसाइनोलेट युक्त सरसों के बीज यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि उपयोगी ज्यादा है और तीक्ष्ण कम है। इंडियन साइंटिस्ट ने ऐसी कम तीक्ष्ण वाली सरसों जो है वो विकसित करी है, जो कीट और रोग प्रतिरोधी हो सकती है आगे आने वाले समय में। और साथ ही साथ ये इंडिया के सबसे घरेलू तिलहन का रेपसीड सरसों वनस्पति तेल और भोजन उत्पादन में काफी योगदान दे सकती है। साइंटिस्ट इसको काफी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि इसको एक बेटर क्वालिटी के साथ मैच किया जा सके। सरसों के बीज में क्या होता है, एक होता है ग्लूकोसाइनोलेट्स। ठीक है, ये एक वैसा एक तत्व होता है जो तेल और भोजन में तीक्ष्णता जो है लेकर के आता है। तो अगर कहीं पर भी किसी में भी उच्च इस चीज की मात्रा है, तो वो काफी ज्यादा जो है वो इजी हो जाता है उसका, मतलब उसको, मतलब उसकी मात्रा जो है वो ज्यादा अगर है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, बाकी इसको अगर हम कम तरीके से कम पैमाने पे इसकी खेती करें, तो सबसे बड़ी बाधा होती है कि कीट और बीमारियों के लिए उनकी जो संवेदनशीलता है, और ये एक प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर। बाकी इसमें आपको याद ये रखना है कि एक तरीके से ग्लूकोसिनोलेट करके एक कंपाउंड होता है, जो कि कहाँ पे मिलता है, मस्टर्ड के अंदर, सरसों के अंदर मिलता है। ठीक है, इंडिया जो है आपको पता है कि खाद्य तेलों का बहुत बड़ा आयातक है, और काफी ज्यादा खर्च भी होते हैं इसके ऊपर पैसे। और एक और टेक्निक होती है जिसे कहते हैं जीनोम एडिटिंग अप्रोच, जिसमें जो मस्टर्ड के प्लांट्स होते हैं उसके जो जीन्स होते हैं उसमें चेंजेस किए जाते हैं। जो भी हम म्यूटेशंस परिवर्तन करना चाहते हैं वो आसानी से परिवर्तन हो जाता है। इंडिया की जो मस्टर्ड की वैरायटी है उसका नाम क्या है, वरुणा। ठीक है, इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स का रोल सबसे बड़ा ये होता है कि ये लीव्स में तो मिलते ही है, और उसके बाद फिर ये मस्टर्ड के अंदर भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से मस्टर्ड की सीड होती है, वाइट, ब्लैक और ब्राउन। अगला है भाई हंगुल। आप सभी लोग जानते हैं हंगुल के बारे में। जो कश्मीर का हंगुल स्टैग है, उसकी पॉपुलेशन में अभी देखने को मिला है बढ़ावा। आपको याद है कल मैंने हंगुल के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने बताया था दाचिगम नेशनल पार्क जो है कश्मीर का, वहां पे काफी हद तक देखने को मिलते हैं। तो वहां पर अभी सेंसस किया गया है। कश्मीरी स्टैग, जिसका दूसरा नाम हंगुल होता है, जो थोड़ा सा डियर की तरह लगता है, उसकी पॉपुलेशन में थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। पहले पॉपुलेशन जो है वो 261 हुआ करती थी, अब 289 तक पहुंच गई है, करीब 10% का इंक्रीज हुआ है। और सबसे ज्यादा इनकी जो पॉपुलेशन देखी गई है वो दाचिगम नेशनल पार्क में देखी गई है 1989 में। उसके बाद से इसके ऊपर काफी निगरानी वगैरह रखी गई है, काफी इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, एनजीओज हो गए। बात यह है कि बस वहां पर अगर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट कम हो, क्यों पॉपुलेशन बढ़ पाई है, इसीलिए बढ़ पाई है क्योंकि वहां पर लोगों का आवाजाही कम हो गई। लोगों की आवाजाही कम होगी, वहां पर जो शिप ब्रीडिंग होगी वो वहां पे कम कर दो, अपने आप ठीक हो जाएंगी चीजें। तो धीरे धीरे करके चीजें हुई हैं, लेकिन आज के टाइम पे अभी उनका कंजर्वेशन स्टेटस जो आईयूसीएन ने दिया हुआ है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में रखा गया है। धीरे धीरे इनके अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं कि सुधर गया है, पर हाँ पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर इसी बिहेवियर को और इसी काम को हम आगे भी जारी रखेंगे तो इम्प्रूवमेंट्स हो जाएंगी, निरंतर खतरे से बचाया जा सकता है। ठीक है, अवैध शिकार हो गया, पशु चारण हो गया, पारिस्थितिक तंत्र हो गया, ये सब चीजें जो है वो सही तरीके से एक्शन प्लान के रूप में लेकर के आई जाएंगी, तो ये चीजें और भी ठीक की जा सकती हैं। ठीक है, आप इस पूरे को रीड कीजिए आप लोग एक बार।
नेक्स्ट है भाई तपस यूएवी। ये देखो भाई, डीआरडीओ का जो एक तपस यूएवी है वो कर्नाटका में एक्सपेरिमेंट करते समय वो क्रैश हो गया। तपस यूएवी जो है बिल्कुल लास्ट में अपने ट्रायल में था, और हम लोग खुद के अपने मिलिट्री ड्रोन्स जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो क्रैश हो गया। डीआरडीओ नेवी के साथ मिलकर के अपनी तपस यूएवी के नाम से जो है सारे अपने खुद के ड्रोन्स जो है मिलिट्री को देने के लिए बना रहे थे। अगर हमें ये सक्सेसफुल हो जाता तो हमें जो भी किसी पे नजर रखनी है, ट्रैकिंग करनी है, खुफिया निगरानी रखनी है, तो ये आराम से उसमें रख सकते थे और ये बहुत लंबे समय तक चलता। सीमा की निगरानी रखने के लिए खासकर जो है चाइना की सीमा के ऊपर। तो तपस बीएच करके था जो आराम से बहुत ऊंचाई पर भी 30,000 की फीट पर भी उड़ सकता था, और 24 घंटे का उसकी एक क्षमता थी, मतलब 24 घंटे तक आराम से वो नजर रख सकता है। ठीक है। उसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रेडार भी लगाए गए हैं जो कि पूरी तरीके से खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्त करना, ट्रैकिंग क्षमताओं में काफी उसकी वृद्धि है। ठीक है। पेलोड इसका 250 किलोमीटर तक ये जा सकता है, रेंज इसकी। और ये वेट जो है 350 किलो तक का कैरी भी कर सकता है। और जो इसके विंग है, पंखों की जो विस्तार अवधि है वो करीब 20.6 मीटर है। तो विकास सहयोग इसके अंदर रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के बीईएल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उन्होंने मिलकर तैयार किया है, तपस के नाम से, याद रखिएगा इसको। खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग और टोही ड्रोन। ठीक है भाई। लास्ट आता है यहाँ पर मेंटल हेल्थ और सुसाइड। यहाँ पर अभी डेटा रिलीज किया गया है यूजीसी। यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो सारा कुछ यूनिवर्सिटी लेवल का चेक करती है। उन्होंने बताया कि भाई 25 स्टूडेंट की डेथ हुई है 2018 से लेकर के अब तक सुसाइड के चलते। ठीक है। 25 स्टूडेंट की डेथ हुई है जिनकी अपनी जान जा चुकी है क्योंकि उनके मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई। तो डब्ल्यूएचओ के ने यही बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को भावनात्मक और मनोविज्ञान कल्याण की एक स्थिति के रूप में परिभाषित किया है, जिससे सभी व्यक्तियों के जीवन की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संभालने, उनकी व्यक्तिगत क्षमता का एहसास कराने, उत्पादक रूप से कार्य करने और समुदायों में सार्थक योगदान देने का सामर्थ्य मिलता है। 15% यहाँ पर ये चीज देखने को मिली है। और इंडिया जो है जितने भी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है उसमें से एक इशू ये भी है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की सर्विसेज नहीं है। अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम ही है, अगर कुछ उपचार भी चाहता है तो उपचार की भी समस्या है भारत में। ठीक है। मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स नहीं है। 1 लाख में से सिर्फ 0.3 प्रोफेशनल ऐसे हैं जो इसके ऊपर काम देखते हैं। रिसर्च की बहुत कमी है, इससे जुड़े हुए काम को देखने की बहुत कमी है। और मेंटल हेल्थ के लिए लिंग, नस्ल और जाति जैसी संस्थाएं भी मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार होती है। गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में कोविड के समय ज्यादातर इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उपचार, पुनर्वास और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना, ये सब काम दिया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य निधि को भी स्टार्ट करा है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, आयुष्मान भारत पहल, ये सब पहल जो है ये स्टार्ट करी है। हाल ज्यादातर जो है ये 2020 के 2019 में स्टार्ट की गई है। 2017 में एक एक्ट भी आया था जिसमें डिसेबल्ड पर्सन के लिए, जो दिव्यांग जन है हमारे, उनके लिए अधिकार देने की बात की गई थी। मनोदर्पण स्टार्ट किया है जिसमें आप बच्चों के लिए जो है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनसे आराम से बातचीत वगैरह कर सकते हैं। और इसके लिए पूरा एक, आज के टाइम पे आप भी जानते हैं कि एक सिस्टम तैयार नहीं है इसके लिए। जो विशेषज्ञ है वो इसके है नहीं, और जो गैर विशेषज्ञ हैं वो फिर उस तरीके से मतलब एक बेटर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या तो उन्हीं को आगे ट्रेन किया जाए। तो आज के टाइम पे ये एक जरूरत है कि इन सभी मुद्दों को पहले तो बात होनी चाहिए। पहले तो इन मुद्दों पे बात करो, बात करने के बाद इनकी पहचान करो, पहचान करने के बाद उस पर एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सुसाइड की प्रिवेंशन के ऊपर एम्फेसाइज करने की जरूरत है। योगा की प्रैक्टिस हो गई, मेंटली इल पर्सन की रिहैबिलिटेशन हो गई, ये सब चीजें बहुत ज्यादा करने की अब जरूरत है। गवर्नमेंट को यहाँ पर टेली मेडिसिन जो हो गया, ऐसे सब कॉन्सेप्ट पे देखने की जरूरत है। इमोशनली बहुत ज्यादा, ठीक है, पूछना भी जरूरी है और पूछ करके सेफ रखना भी जरूरी है, बात करने की भी जरूरत है। ठीक है। तो ये सब स्टेप्स हैं इसके लिए। क्वेश्चन पढ़िए भाई, आज के दिबांग नदी के ऊपर है, पढ़िए इसको। दिबांग नदी जो कि अरुणाचल और असम से आती है, ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। ये असल में अरुणाचल प्रदेश में इंडिया और चाइना के बॉर्डर में केया पास के पास से निकलती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन सही है, इसको आप अपने नोट्स में ऐड करो। देखो, आप सभी लोग ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे होगी, है ना?
ज्योग्राफी में आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी और उसमें आपका रिवर्स का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो रिवर्स के टॉपिक में इसको नोट कीजिए सब लोग, इस पूरे पॉइंट्स को, कि दिबांग रिवर कहाँ कहाँ से निकलती है। आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, पर हो सकता है ये ना पढ़ा हो कि ये केया पास के पास से निकलती है ना। तो लिखो इस बात को। ये देखेंगे भाई यहाँ पर, ये है दिबांग नदी। दिबांग नदी यहाँ से होते होते ये रही ब्रह्मपुत्र जा रही है, उस पे जाकर के मिल जाती। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, इरेगुलर गैलेक्सी, अनियमित आकाशगंगा। अनियमित आकाशगंगा से आपको समझ में आ रहा होगा, ये वैसी आकाशगंगा होती है जिसका कोई नियमित आकार होता ही नहीं है, ना स्पाइरल होती है ना अंडाकार होती है। ठीक है, जिसका कोई एक आकार ही नहीं है, हम कहें कि भाई स्पाइरल शेप में बनी हुई है या फिर कोई अंडाकार शेप में है, कुछ है ही नहीं। इसमें बहुत छोटे छोटे से जो है द्रव्यमान वाली बड़ी आकाशगंगाएं होती हैं, जिनका 100 मिलियन गुना अधिक वजन हो सकता है। और आकाश गंगा इसके अंदर काफी सारी और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं इरेगुलर गैलेक्सी। ठीक है, इसमें सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं। गैलेक्सीज देखो कितने सारे टाइप की हो सकती है, एक हमारी स्पाइरल हो सकती है जो हमारी आकाशगंगा है। इरेगुलर ये है जिसमें कुछ शेप नहीं है, बैरेट इस तरीके की शेप बनाता है। और ये है पेक्युलर, ये है एलिप्टिकल और ये है लेंटिकुलर। ये कुछ टाइप्स ऑफ, इसको आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लो। पहले तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी कराए जाएंगे, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन को स्किप करके जा रहे हो तो देखो गलती कर रहे हो। क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे किन के बारे में बताया जा रहा है। और जो जो मैं क्वेश्चन करा उनको आपने लिखना भी है अपने नोट्स में। ठीक है, छोड़ना नहीं है, उनको लिखना। आप इसका भी लिखो, इरेगुलर गैलेक्सी लिखो, डेफिनेशंस लिखो दोनों ये वाली। और फिर उसके बाद वीडियो पॉज कर लो चाहे, और इन गैलेक्सीज के बारे में भी लिखो कि भाई ये शेप्स होती हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और छोटा सा इसका प्रिंट आउट निकलवा के जहाँ नोट्स लिख रहे हो वहां पे इसको अटैच कर देना। या फिर जो आते नहीं स्टिक ऑन नोट्स आते हैं, उन पे इसको बना लो अपने हिसाब से, याद रहेगा फिर। या फिर नाम लिख लो, उतना भी बहुत है, क्योंकि कौन सा यूपीएससी या यूपीपीसीएस एग्जैक्टली जो है फिगर दे के तो पूछता नहीं है, वो नाम ही पूछता है ज्यादा से ज्यादा, फिगर तो देंगे नहीं वो लोग कि ये वाली पहचानो। तो आप नाम लिख लो, उतना भी बहुत है। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। कंप्लीट करो यहाँ तक। ठीक है, जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनके नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने। और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको डेली की आ रही है, जैसे अब आपको तपस यूएवी के बारे में आया, तो आपको पता होना चाहिए तपस यूएवी जो है हमारे ड्रोन्स हैं। ठीक है, पता नहीं होगा तो फिर ऑप्शन कैसे सॉल्व करोगे, है ना। सो 6 आर्टिकल्स हैं, 6 के 6 इंपॉर्टेंट थे। ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसमें से हंगुल था और तपस यूएवी था। 4 और 5 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी आप स्किप भी कर दोगे उतना भी चल जाएगा। ठीक है भाई, कंप्लीट कीजिएगा यहाँ तक, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।